हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज की। चैप्टर हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, जिसके अंदर हम लास्ट 10 ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं। प्लस आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती होगी, तो उनके लिए हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे कि हमारे पास जो एनसीईआरटी में सबसे पहले टॉपिक दे रखा है उसके पीवाईक्यूज, उसके बाद फिर नेक्स्ट उस तरीके से हम देखेंगे। 2025 के और 2024 के इस वीडियो के अंदर नहीं है। 2025 के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें 16 सेट जो 2025 के थे वो सारे उसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी, यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। डेफिनेशन है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस, और दूसरा हमारे पास एक आ गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी प्रॉपर्टी होती है दे आर एडिटिव इन नेचर। यदि कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस निकालना चाहते हो तो सारे चार्जेस को ऐड कर दो, वो उसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब कभी भी आपको जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यदि एक बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज लूज करती है तो दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करेगी। तो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास है। आइए देखते हैं सीबीएसई ने कभी इसके ऊपर कुछ पूछा भी है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों आ रहा है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा इसी तरीके से एक चैनल है जीरो डाउट्स करके, जिसमें हम जेई मेंस और एडवांस या फिर आप कह सकते हो नीट के क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। तो आप बच्चे जो सीबीएसई वाले हैं, यदि आप उस चैनल को भी जाना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको भी, जिससे कि आपको जेई मेंस और एडवांस या नीट के क्वेश्चन से आपको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स। बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एक्स, और ये हमारा कौन सा वाला है, पॉजिटिवली चार्ज है। एक्स से बोला है पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव बोला हुआ है इसमें। तो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इज रिपेल्ड बाय द अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। देखिए भाई, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को तभी रिपेल करता है जब दोनों का नेचर क्या हो, सेम हो। तो वाई भी हमारे पास जो होगा वो भी हमारा क्या हो गया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो गया। आगे बात करते हैं, हाउएवर जेड इज अट्रैक्टेड टू द ऑब्जेक्ट वाई। तो जो जेड है वो वाई को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब ये पॉजिटिव वाला हो, या फिर न्यूट्रल बॉडी जो वो होती है वो भी क्या होता है, दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट रिपेल हो सकती है। जनरली अट्रैक्ट वाली चीज रहती है, आपके पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर ये न्यूट्रल होगा। तो सी वाला पार्ट आपके पास हो गया, क्योंकि न्यूट्रल वाला पार्ट, सपोज आप इसके मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन थे इसके पास और 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो यदि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो सारे पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ये हमारे पास ये कंडीशन है इसकी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड ऑन द केमिकल इन अ चैम्बर एंड बिकम द चार्ज विद द चार्जेस +3e +5e और -3e. So all these 3 charges are came in contact and simultaneously got separated. तो ये कह रहा है कि बताइए उनके ऊपर चार्जेस कितने आए होंगे। देखिए मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी है दे आर एडिटिव इन नेचर। तो आपने जब चार्ज इस पे रहा तो एक ऊपर चार्ज आया है +3e, है ना, एक +3e, दूसरा है +5e और तीसरा है माइनस। बच्चों यदि ये एडिटिव क्वांटिटी है तो इन तीनों क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कट गए, तो नेट चार्ज बच्चों हमारे पास कितना आ गया है, नेट चार्ज हमारे पास आ गया है +5e। तो देखने वाली बात ये है कि जब ये अलग अलग किए गए तो इन तीनों के ऊपर इस टाइप से चार्ज रहे होंगे। ऑप्शन ये है बच्चों, यदि पहले वाला बात करूंगा तो 5e +5e 10e -4 6e चार्ज आ रहा है, हमारा तो 5 ही आना चाहिए। 6 + 6 बच्चों कितना होता है बताइए, 12, 12 - 7 ये हमारा आ रहा है 5। चलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो ही सकता है, होगा ही। दूसरे की बात करें तो 4e, ये तीनों प्लस में है, ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी आ जाएगी। 7 + 5 12,
12 माइनस 8 4e आ रहा है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ऑप्शन हमारा बी रहेगा। यदि इस क्वेश्चन को हम वैसे देखेंगे तो क्वेश्चन भाई बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। लेकिन हम इस चार्ज की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हमारे पास समझ में आ रहा है कि क्या ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड। अब हमारे जितने क्वेश्चन है वो क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड हैं। आपको एक बात बता दूं, इस पूरी सीरीज के अंदर हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, एक ये वाली फर्स्ट पार्ट हमारा और एक इसका रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जब हम अपलोड करेंगे उसमें हम एक प्रॉपर 2025 के जितने सेट्स हैं उन सारे सेट्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको उसमें अपलोड करके बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया हुआ था, जब आप अपने बेस को अच्छा कर लोगे। दूसरी चीज, हम इसमें ये भी क्वेश्चन डालने वाले हैं जो क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आए थे वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, या फिर जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जरूरी इसमें सारे क्वेश्चन हमने सीबीएसई वाले नहीं डाले हुए हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। एंड गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं कितने, 5 × 10⁻18, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए हैं। नेट चार्ज बताइए। बच्चों यदि इसके ऊपर चार्ज इन्होंने 1 कूलम लिख रखा है, दैट मींस ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो चार्ज निकालना है। ये तो वो वाली बात हो गई कि ये हमारे पास कोई अलग क्वांटिटी है और उसमें ऐड आप कोई अलग क्वांटिटी कर रहे हो। जैसे किलोमीटर में मीटर ऐड कर रहे हो, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको किलोमीटर में, वो वाली बात आ गई। अब जैसे Q = N है, वो हमारा देता है चार्ज इन कूलम्स, तो इसका ऊपर चार्ज तो कितना है, 1 कूलम है, लेकिन ऐड कितना क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं है, तो हम इसका चार्ज निकाल लेते हैं। Q = N कितना है, 5 × 10⁻18। बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज उसका 1.6 × 10⁻19। मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 × 10⁻1। इसे आप लिख सकते हो 0.8 कूलम चार्ज आपका क्या हो गया बच्चों, ऐड किया गया होगा। यदि आप इसके ऊपर नेट चार्ज निकालना चाहोगे तो नेट चार्ज आपके पास आएगा 1 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो -0.8 कूलम चार्ज विच इज इक्वल टू 0.2 कूलम ऑफ चार्ज। ये हमारे पास आ गया। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है, ये वाली चीज है। क्या बोला, नेट चार्ज निकालना था ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इतना चार्ज उसके ऊपर था, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गए तो ये नेगेटिव हुआ, तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास नेट चार्ज 0.2 कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल बार बार यूज होता है चीज। अल्फा पार्टिकल क्या है ना, अल्फा पार्टिकल आपके पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें तो इसके ऊपर चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स, डबल चार्ज आपके पास। तो एक कह रहा है सिर्फ चार्ज बता दीजिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो +2 × 1.6 × 10⁻19, तो ये हमारा होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये आज तक कभी क्वेश्चन में आया नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, हमारा टारगेट ये भी है, यदि इसमें से वो बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है या फिर जिसकी फिजिक्स कमजोर है, जिसे न्यूमेरिकल से डर लगता है, हमने ये वीडियो उसके लिए बनाई है। तो आप अपने दोस्तों का नाम याद रखिए कि आप में से कौन सा दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है जिसको फिजिक्स में दिक्कत होती है, तो आप उस दोस्त को ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, ये कह रहा है बच्चों कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें उसने बोला है 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो ये कह रहा है कि मुझे बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। सर हम चार्ज निकालना सिर्फ एक तरीके से जाते हैं, Q = N ही। यदि आप मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो तो मैं E से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लूंगा, लेकिन ये तो कह रहा है 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास एक रिलेशन है 9.1 × 10⁻31। बच्चों ये हमारे पास होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन इतना भारी होता है, एक इलेक्ट्रॉन इतना भारी होता है। यदि इतना kg, बच्चों 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1/9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 75 kg में कितने रहेंगे, 75 kg के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 75/9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स।
तो डेसिमल ऊपर ले जाओगे तो 75/91 इंटू 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे। बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास समझ में आ गया, बात समझ में आई ना, केजी और इलेक्ट्रॉन में हमारे पास रिलेशन था इसलिए हमने ये चीज कर ली। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे तो Q इज इक्वल्स टू N ही होता है। Q इज इक्वल्स टू N कितना है 75/91 इंटू 10⁻32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम आपके पास आ गया। बच्चों आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से करोगे आप अपना देख लीजिए। Q इज इक्वल्स टू आप 75 इंटू 16 को क्या लिखोगे 16/10 19 इंटू 16/10 इंटू सॉल्व करोगे तो 10⁻13 आपके पास आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वैसे आपको, इसे ऊपर ले जाओगे तो 12 हो जाएगा ये, इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 75 इंटू 6 कितना होता है 75 इंटू 2 होता है 150, ये हमारा हो जाएगा 450, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 अपॉन 91 10⁻12। तो ये आपके पास कैलकुलेशन है, ये तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, ये आपका समझ जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन्स मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंटेड 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ये चीज हमारे पास आ गई है। मोल ऑफ गैस का एक रिलेशन हमें देखना है ना। आपको पता होगा 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो इसमें हमारा होगा 6.022 10⁻23 कितने मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा 1 मोल यदि एटम का है तो उतने एटम्स होते हैं, यदि मॉलिक्यूल्स का है तो उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है भाई। 1 मोल में इतना हो गया। 2 मोल में कितना होगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा 2 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आ गया। इतने मॉलिक्यूल हो गए। पर अब मैं आपको बताऊं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस कितना होगा बताना जरा। 2 एटम मिलेंगे इसमें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है ना। ठीक है। एक एटम के अंदर कितने पॉजिटिव और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 एटम में कितने हो गए 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन्स। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या होता है Q इज इक्वल टू Ne में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट किया था या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुट किया जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 6.022 10⁻23 आ गया मॉलिक्यूल्स। नहीं, अभी आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। 2 2 जा 4, तो वैल्यू पुट कर दियो। Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना बच्चों। मैं तो अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं तो आपके आंसर करेक्ट लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कैलकुलेटर का यूज करके कर सकता हूं। तो आपके पास जो आएगा Q इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके देखें इसे, 4 इंटू 6.022 इंटू 1.6। बच्चों इसका आंसर आ रहा है 38.54 और यहाँ पे 19 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा आ जाएगा 10⁻4 आ गया है। बच्चों इसमें मेगा कूलम है। मेगा कूलम का मतलब क्या है, पावर 6 होनी चाहिए। अब डेसिमल इधर ले जाओगे, 2 डेसिमल तो 6 हो जाएगी। तो Q इज इक्वल्स टू 0.385 इंटू 10⁻6। Q इज इक्वल टू 0.385 मेगा कूलम। ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप इजीली इसमें आंसर चेक कर पाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी से। ये कह रहा है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। देखो ऐसा क्या है ना, आप जब यूनिटरी मेथड भी लगाते थे या कोई भी मेथड आप लगाते हो तो चीजों की हमारे पास यूनिट सेम होनी जरूरी है। अब देखो ये हमारे पास दे रखे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स और वो दे रखा है हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज।
तो अब काम क्या रह गया हमारा, पहली चीज तो 1 कूलम्ब चार्ज में हम, जैसे मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताऊं, जैसे इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में निकल रहे हैं, आप यदि निकालोगे 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकल रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1/10⁹ सेकंड में, ठीक है। लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो कह रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज निकलना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा हमारे पास, N इंटू E। तो Q हमारा कितना है 1 कूलम्ब, ये 1 कूलम्ब हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा N, और E की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। बच्चों ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया, विच इज इक्वल टू N। बच्चों -19 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, सॉरी +19 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 है, इसका भी डेसिमल हटाओगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे बच गया, ये हमारे पास आ गया है N। काटोगे तो ये 5/8 आ जाएगा। अब 5 तो 8 से कटेगा नहीं, एक क्या करते हैं पावर जल्द ले आते हैं, तो 50/8 कर देते हैं इंटू 10⁻18 बच जाएगी यहाँ पर। जैसे काटोगे तो आप 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज हमारे पास आ गई। बात समझ में आई। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने हैं, तो हमें पता लग गया 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है इतना सेकंड के अंदर। आप इसे सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं इसके अंदर। बताइए कैसे निकालें, 1 का इतना है, दोनों साइड इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 अपॉन 10⁹9। आपको मैं बात बता दूं, हम ये वाला काम जो कर रहे हैं, बचपन में हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा करते थे कि 4 चेयर 1000 रुपए की है, बताइए 1 चेयर कितने की आएगी। फिर यदि उसने पूछ लिया बताइए 10 चेयर कितनी आएगी, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या करा है, इतने इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करा है, जो चीज थी वो हम डिवाइड में ले गए। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया, हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन में और वो वाला हमारा काम है सेकंड में। ये 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6.25 10⁹9 सेकंड लग जाएंगे बच्चों। डेटा बहुत बड़ा है, जनरली हम 60 सेकंड से ऊपर आंसर आते हैं तो मिनट में आंसर देते हैं। आप इसे करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा, और 60 से कर दोगे तो ये हमारा आंसर आवर में आ जाएगा, 24 से कर दोगे तो ये हमारा आंसर डेज में आ जाएगा, और 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर ईयर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो ईयर में है। हालांकि आंसर हमारा सेकंड में आ गया था, ये हमारा आंसर ईयर्स में आ गया है। एनसीईआरटी में 198.1 ईयर्स के अराउंड आसपास आंसर दे रखा है, जिसको आप 200 ईयर्स बोल सकते हो। मतलब 200 साल लग जाएंगे कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पाएगा। बात समझ में आई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन आज तक कभी सीबीएसई में आया नहीं है, पर ये वाला क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप करोगे कैसे। पहली चीज तो हमें बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना होगा। तो पहली चीज तो हमें यही नहीं पता कप का साइज क्या है, तो हम एक एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम लेट मास ऑफ वाटर इन अ कप इज इक्वल्स टू 250 ग्राम। देखो यदि आप वैसे चेक करना चाहते हो तो काम कर सकते हो, इसको आप 180 ग्राम करे करो तो और कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। लेकिन हमारे एनसीईआरटी ने कहीं पर 200, एसएलआर में 250, अलग अलग 200 और 250 का, जनरली एक मग जो होता है वो 250 ग्राम का ही होता है। अदरवाइज आप इसे लेना चाहो तो 180 लोगे तो कट जाएगा और इजीली। कैसे कटेगा बताता हूं। वाटर का मतलब होता है H2O, ठीक है, और इसमें होता है 1 हाइड्रोजन 1 का, 2 हाइड्रोजन तो 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा होता है 16। तो 16 और तो 18 ग्राम हो गया। इसलिए मैं आपसे बोला था 180 लोगे तो यहाँ पे कटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 18 ग्राम, तो बेटा आपको ये पता है 18 ग्राम के अंदर 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे बच्चों, ठीक है ना।
यदि ये हमारा मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूल्स लेते थे, यदि एटम का होता तो वहां पे एटम्स लेते थे। ये हमारी चीज आ गई। 18 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 1 ग्राम के अंदर क्या होगा, फिर दोबारा से यूनिटरी मेथड 6.022 10⁻23 अपॉन में आप ले आओगे 18। लेकिन हमें 1 ग्राम में नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 250 ग्राम के अंदर। तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, तो 6.022 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 आ गया आपके पास। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास बच्चों। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। पर एक चीज ये भी है, 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ये तो है बच्चों। चीज क्या है, इसने पूछा है कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होगा। बच्चों एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, 2 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए या 8 ही प्रोटॉन होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन आपको इस पूरे के अंदर मिलने वाले हैं। बच्चों हमें ये पता लग गया है, देखो हम ये कब सब ड्रामा कर क्यों रहे हैं, हमें निकालना है चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = Ne। यदि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लूं तो मैं बड़े आराम से डेटा निकाल सकता हूं। तो मुझे समझ में आया, पहले हमारे पास 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन हैं तो 2 मॉलिक्यूल में 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 मॉलिक्यूल में 3 को इससे कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स में इसको इससे कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो आ गए हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर, पूरे पानी में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास आ गए हैं। कैसे निकालेंगे, 6.022 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10, इतने मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमें क्यू निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है Ne। एन हमारे पास ये रहा 6.022 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10⁻2। 10 का 2 कहां से आ गया, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 18। ठीक है बच्चों। अब यहां पर पावर देखो, ये 23, ये हमारे पास कितना है 2, 25 और ये हमारा है 19। तो 25 में से 90 मान करोगे तो कितना आ जाएगा, 10�6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 6.022 लेने की जगह आप यहाँ पे 6 भी ले लो तो भी हमारा आंसर लगभग बराबर ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 6/18 कर लेते हैं, यहाँ पे 25 आ गया है, यहाँ हमारा आ गया 1.6 और ये हमारा पावर वाला पूरा इतना ही बचा है। इसे काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब इसे काटोगे तो ये हमारा 8.3 करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो 8.3 इंटू 1.6 Q = यदि हम मल्टीप्लाई करके देखूं तो, क्योंकि देखो मैं तो भाई इतना टाइम नहीं लगा सकता हूं, लेकिन आप सभी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पेपर के लिए मल्टीप्लिकेशन की आदत होनी चाहिए। तो 1.6 मल्टीप्लाई करा तो हमारा 13.28 इंटू 10⁻6 कूलम आ रहा है। डेसिमल चेंज करोगे तो 1.32 या 33 इंटू 10⁻, कर सकते हो 7 कूलम लिख सकते हो। 1.33 या 1.32 करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन हमारा था 8, अच्छा लिखा हुआ है हमने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9। अच्छा ये वाला हमारा बच्चों काम हो चुका है खत्म। बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिए हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी थी उसके बारे में। अब हम बात करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। पहली चीज से रिप्रेजेंट कैसे करते थे भाई, हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारे पास चीज होती है। ठीक है ना। यहां पर ये वाला फॉर्मूला भाई सिर्फ वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। यदि किसी और मीडियम में आप जाते हो तो वहां पर एफ मीडियम वाला जो फॉर्मूला होता है 1/4πε यूज करते हैं और Q1 Q2/r²। मतलब यदि हम मान रहे हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो एक Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r ही है। जब मीडियम में रखा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ये फर्क हो जाता है। यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो F वैक्यूम
बाय एफ मीडियम जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा और वहां पे 1 बाय एप्सिलॉन बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया है वो ये आ गया है बच्चों, ये आपको यूज करना है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई आर और के, कुछ भी लिख सकते हो। यदि मेरे को इसकी फॉर्म में क्या लिखना है तो एफ वैक्यूम बाय के इज इक्वल्स टू एफ मीडियम होता है, ठीक है। और यदि एप्सिलॉन के लिखना है तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई आर इंटू ई नॉट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ई आर भी लिख सकते हो और के भी लिख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के अंदर हमें कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ये वाली चीज, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं बुक दिखा देता हूं। जैसे एक बुक के अंदर ये वाली चीज है, देखो एक ही डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ये डायग्राम दिए दो, ये हमारे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन दे रखी है। अब इस ग्राफ के अंदर जो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर हमारे पास काम क्या है कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्शन देखो। आप सबसे बड़ी चीज, पहली चीज तो डायरेक्शन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर आपको ये वाले ऊपर के चार्ज क्या लग रहा है, F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 पर 2 की वजह से फोर्स लग रही है इस तरफ, मतलब ये क्या कर रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है। यहां की बात की जाए, ये वाला उसे क्या कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहली चीज क्या है, अट्रैक्ट कभी भी दो चार्ज पार्टिकल तभी करते हैं जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। अब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एक प्लस और एक माइनस, मतलब ये दोनों चीज हमारी क्या होंगी, लेस देन 0 हो जाएगी। यदि दोनों पॉजिटिव होते तो ग्राफ जो हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम बन रखा है वो इस तरीके से बन रखा है, ये इधर और ये वाला इधर। तो ये वाला है F12 और ये वाला है F21 और बीच में R12 का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर हुआ वो ये हुआ। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है वो एनसीईआरटी के इतने छोटे से डायग्राम के अंदर से आया हुआ है। तो आप सभी को कोशिश ये करनी है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन तो बहुत ईजी है लेकिन हम वहां पे भी कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ये वाला क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में भी आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है, सकते भी हैं कि आपका एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट के बताने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करके, ठीक है बच्चों। यदि एप्सिलॉन को उधर ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई अलग रह गया और Q1 Q2 बाय F R स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब यदि हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल्स टू हमारा होता है Q अपॉन T और Q हमारे पास होता है I इंटू T वाली चीज। तो हमारा ये रहेगा भैया एम्पेयर में और टाइम रहेगा T में, तो Q की जो डायमेंशन रहेगी वो ये आ जाएगी। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हटा देते हैं, एम्पेयर इंटू टाइम और ये हमारा आ गया एम्पेयर इंटू टाइम अपॉन इसकी आएगी हमारे पास ML/T-2 और वो आ जाएगी हमारी L स्क्वायर। बच्चों यदि मैं देखूंगा एप्सिलॉन की तो ये हमारे पास आएगी m की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गई, -1। L यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो L की पावर -3। T यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगी तो T की पावर 4 और A हमारे आ जाएंगे 2। ये हमारे पास ओवरऑल हो गई है एप्सिलॉन नॉट की क्या डायमेंशन, ठीक है बच्चों। और यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट हम यूज कैसे करेंगे, यूनिट का फॉर्मूला हमारे पास यही आया है। आप इसे यूज करोगे तो हमारे पास Q इंटू क्यू, कूलाम इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर आ गया है। तो कूलाम टू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट आ गई है। दिस विल बी द यूनिट। बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है, वो यहाँ से सीख रहे हैं। बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास दो अल्फा पार्टिकल है, एक यहाँ पर ये है और ये वाला पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, ये भी अल्फा पार्टिकल है और वो भी। बाकी अच्छे से क्वेश्चन को खुद करके देख लें। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो तो हमें पता ही है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना पढ़ा था बच्चा हमने, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना पढ़ा है,
बच्चों ये हमारे पास होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि इसमें चार्ज होता है 2 इंटू पॉजिटिव प्रोटॉन। तो इसका होता है 1.6 10 का माइनस 19, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r हमारा दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर चला। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला यूज करते हैं। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बच्चों Q1 हमारे पास कितना है, ये रहा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दूसरा वाला 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर। R इंटू R मतलब R की वैल्यू है 3.2 10 टू द पावर माइनस 15 और दूसरी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। 3.2 से एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया। बच्चों पावर देखें, ये माइनस 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 और 15 30, ऊपर जाके हमारा हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो ऑलरेडी था, ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 30 और आ गया माइनस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई में माइनस 19 10 टू द पावर माइनस 38 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 39 और ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 38। तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 1 विच इज 90 न्यूटन आपके पास आ गई फोर्स, जो कि इन दोनों के बीच में रहने वाली है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास था 11 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिस्टेंस d अपार्ट इज f। बच्चों ये वाला मीडियम इन ए मीडियम, ठीक है ना, what distance apart should be kept in the same medium so that the become। देखो पहले वाला हमारा मीडियम है, अब आप मीडियम में कुछ भी ले लो, चाहे आप एयर ले लो चाहे आप नॉर्मल मीडियम ले लो। तो इन्होंने कह रखा है कि ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 मान लेते हैं और एक Q2 मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास d दे रखा है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस d दे दिया है और कहा है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हमारा कितना है बच्चों F। तो F इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कितना K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर करके हमारे पास चीज आ गई। दैट इज द केस नंबर 1। फिर डिस्टेंस अपार्ट कितना रखा जाए, शुड बी दिस केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिकम 3F। कह रहा है कितना दूर, देखिए पहली चीज तो फोर्स पहले से बढ़ रही है, तो कह रहा है कितना पास रख दिया जाए, डिस्टेंस हम कितना कम कर दें जिससे कि फोर्स 3F हो जाए। तो मतलब चार्जेस तो यही रहे हमारे पास, ये Q1 है ये Q2 है, मीडियम हमारे पास सेम रखा है लेकिन डिस्टेंस हमने मान लेते हैं R। ठीक है, तो यहां हमारा रहेगा F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों F डैश कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ F K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों F की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू K Q1 Q2 बाय D स्क्वायर और यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों इससे ये कट जाएगा, 3 बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r स्क्वायर आ गया। हमको निकालना क्या बच्चों, ये डिस्टेंस r निकालना है, तो r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर बाय 3। तो हमारे पास वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू d बाय रूट 3। डिस्टेंस यदि आप कर दो तो आपके पास जो फोर्स है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों r डिस्टेंस पे, पर इन एयर में रखा हुआ है इस बार। कह रहा है at what distance will these charges kept the experience same force in the medium of dielectric constant K। ये कह रहा है कि पहले वाले केस में हमारे पास दोनों चार्जेस को अपने एयर में रखा हुआ है, अब हम कितने डिस्टेंस पर रख दें मीडियम, जब चेंज कर रहे हैं उसके बावजूद फोर्स हमारी क्या रहे सेम। तो एक काम करते हैं, केस 1 ले लेते हैं भाई इसके अंदर। अब केस 1 यदि आप लोगे तो हमारे पास ये दो चार्जेस रखे गए हैं, ये जो Q1 है ये Q2 है, दोनों का डिस्टेंस कितना है हमारे पास r डिस्टेंस है और F फोर्स काम कर रही है। तो F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप बच्चों ये देख लेना, यहाँ पर हमने ये वाली फोर्स क्यों पुट कर रखी है इस फॉर्म में, K में भी लिख सकते थे पर यहाँ पर मीडियम और अलग अलग मीडियम की बात कर रहे हैं इसलिए हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। केस 2 की बात करेंगे, यहाँ पर हम मीडियम कुछ है, सपोज मान लेते हैं इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया है जिसका हमारे पास K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या कह रहा है, एडवर्ड डिस्टेंस, वही डिस्टेंस निकालना है, यहाँ डिस्टेंस r मान रखा है तो यहाँ का डिस्टेंस r डैश मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, F डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि अब मीडियम है, Q1 Q2 बाय r डैश स्क्वायर। बच्चों F डैश
इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के हुआ करता था, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख दो 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश का स्क्वायर। बच्चों फोर्स इन्होंने क्या रखा है, ये सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगी, सेम, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश स्क्वायर। बच्चों इससे ये कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, अब हमारा बच कितना गया है, 1/r स्क्वायर बच गया है, 1/k बच गया है, 1/r डैश स्क्वायर बच गया है। हमें निकालना क्या है बच्चों, r डैश स्क्वायर, तो r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय k, तो r डैश हमारा आ जाएगा r बाय रूट k हमारे पास आ गया है, दैट विल बी द आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इस जैसा ही क्वेश्चन हमारे पास 2011 में आया हुआ था, और ये वाला क्वेश्चन, इस वाला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम वालों के लिए रखा था। अभी कह रहे हैं दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं और कैरिंग द चार्ज q। देखिए ये कांसेप्ट हमारा डिपेंड ये करता है, ये इस कांसेप्ट को डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, कि दो सेम साइज की बॉडी है और आप उनको टच करा देते हो, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इसके ऊपर चार्ज हमारा q1 है, इसका चार्ज q2 है, तो जब आप इन दोनों को अलग करोगे तो दोनों के ऊपर चार्ज रहेगा q1 + q2/2, और चार्ज आपको पता है एडिटिव क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जब आप q1 और q2 की वैल्यू पुट करोगे तो आप साइन के साथ ही वैल्यू पुट करोगे, तो ये आपको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B carry the charge q and repel each other, जिनके बीच में फोर्स हमारे पास आ रही है, ठीक है भाई। एक यहां पर बना देते हैं A और यहां बना देते हैं B, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास दे रखी है, डिस्टेंस r हो गया है, दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू k Q1, मतलब इसके ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज, इसके ऊपर भी Q है, इसके ऊपर भी Q है, तो ये Q into Q बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर k Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर करके ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है भाई। चलिए दोनों के बीच में फोर्स आता है। थर्ड इस मेटल स्फीयर आप आ रहे हो जो कि सेम साइज है बट अनचार्ज, करते क्या हो, सक्सेसिवली वेट टू टच द स्फीयर A and B, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, जो C वाला चार्ज लेकर आ रहे हो, इसको पहले आपने A से टच कराया, जब A से टच कराया तो हमारे पास A के ऊपर चार्ज Q था और C के ऊपर चार्ज हमारा अनचार्ज है, तो 0 मान लेते हैं। जब आप अलग-अलग करोगे तो मैंने आपसे बताया कि चार्ज जो डिवाइड होता है वो Q1 + Q2/2 होता है, तो Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह 0, तो हमारा ये Q/2 आ गया और ये वाला Q/2 आ गया। अब C वाले को अटैच करवा दिया है, अटैच कर दिया है B के साथ, अब C के ऊपर चार्ज हमारा आ गया, ये हमारा Q/2 है और ये हमारा Q है। जैसे ही आप इसे अलग-अलग करोगे तो दोबारा से चार्ज हमारा हाफ हाफ हो जाएगा, तो किस तरीके से होगा बच्चों, B के ऊपर चार्ज हमारा Q है और C के ऊपर Q/2 है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एलसीएम लोगे तो हमारा ये आ जाएगा 2Q + Q/4 आ गया, which is 3Q/4, मतलब कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो 3Q/4 और 3Q/4। ये हमसे क्वेश्चन बोल दिया है, बात समझ में आई? सुन लो, तो इनका कहना ये है कि जो आप चार्ज ले रहे हो, अब हमारे पास क्या बोला इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A and B, जो अब आपके पास A और B के ऊपर चार्ज आया है, ये हमारे पास हो गया है B और ये हमारे पास हो गया है C, क्या हो रहा है A और B के बीच में, ये हमारा बच्चा हो गया है A, ये हमारा हो गया है B। A के ऊपर कितना चार्ज हो गया हमारा Q/2 और B के ऊपर हमारा हो गया है 3Q/3Q/, डिस्टेंस हमारा आ ही रहा है, जो है आप क्या करने वाले हो, फोर्स निकालने वाले हो, नई फोर्स निकालने वाले हो, K चार्ज Q/2 है और दूसरा चार्ज है 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस हमारा r, 3 2 into 4 8 आ जाएगा, तो 3/8 K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर हमारा डैश आ रहा है, और F डैश की वैल्यू जो आएगी 3/8 into F। ये वाला क्वेश्चन, इस वाला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, जो आप नेक्स्ट देखने वाले हो 2011 के कंपार्टमेंट में। क्वेश्चन हमारा आ रहा है 15 है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और मेरे से आंसर मैच कर सकते हो। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है A and B हैविंग चार्जेस, ये दोनों, एंड दोनों का डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C लेकर आते हो आप, उसको पहले A से कनेक्ट कराते हो, फिर B से, और दोनों को अलग-अलग कर देते हो,
फाइंड द चार्जेस ऑन ए एंड बी। इस बार हमने फोर्स निकालने को नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि सिर्फ ए और बी के ऊपर चार्ज बराबर निकालना है। तो बच्चों ये यहाँ पे हमारे पास ये ए बॉडी है और ये वाली हमारी जो है बी बॉडी। यहाँ पे हमारे पास है +4q और यहाँ पे हमारे पास है -10q। ये हमारे पास चल रही है। सी वाले को पहले टच कराना है इसके साथ। सी वाला अनचार्ज है, तो ए वाले के साथ जब जिसके पास 4q चार्ज है वो प्लस का, और सी वाला हमारा अनचार्ज है जिसके पास है चार्ज 0। जैसे ही आप टच कराओगे इन दोनों को, ये सी वाला आ गया, जब टच कराओगे तो हमारा चार्ज हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, तो ए के ऊपर चार्ज रहेगा तो +2q, और ये इसके ऊपर हमारा पाया रहेगा सी के ऊपर भी +2q। ठीक है, इसके बाद ए और सी के ऊपर चार्ज आ गया। अब सी को कनेक्ट कराना है आपको बी के साथ, तो बी वाला चार्ज हमारे पास है, बी के पास है +10q, और यहाँ पे हमारा सॉरी -10q चार्ज हमारे पास है, -10q, और सी के ऊपर चार्ज जो हमारे पास आ गया है 2q, सी के ऊपर है +2q। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या होगा -10q +2q डिवाइड बाय 2 -8q डिवाइड बाय 2 -4q आ गया। अलग अलग करोगे तो b के ऊपर चार्ज आना और c के ऊपर चार्ज आना, ये b और ये c, ये -4q और ये -4q हमारे पास आ गया। बात समझ आ गई? ये b के ऊपर ये और c के ऊपर ये वाला चार्ज हमारा आ चुका है। कह रहा है देन a and b are brought in contact and then separated। अब a और b को कांटेक्ट में लेकर आइए बच्चों, a के ऊपर चार्ज लगाइए और b के ऊपर चार्ज लगाइए, कांटेक्ट में लेकर आना ना। तो ये हमारा दूसरा वाला चार्ज क्या है, ये हमारा है c, सॉरी a और b, a और b। बच्चों a के ऊपर चार्ज कितना आया हमारे पास +2q, और b के ऊपर हमारा चार्ज कितना आ गया विच इज -4। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड करो बच्चों, दोनों को ऐड करोगे तो -4q +2q डिवाइड बाय 2 करोगे तो -2q डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और ये हमारा रहेगा -2। तो यहाँ पे हमारे पास ये बच चुका है a, ये बच चुका है b, और ये हमारा आ गया -q, ये हमारा आ गया -q दोनों का चार्ज आ गया है। एंड देन फाइंड द a and b। a के ऊपर चार्ज -q, दूसरे ऊपर -q चार्ज आ गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड थे, a and b हैव चार्ज डिफरेंस, जीरो चार्ज हमारे पास था एंड सर्टेन डिस्टेंस पार्ट। ठीक है, तब चार्ज अनचार्ज लेकर है c, किसके पास, पहले का है a के पास, a के पास है दोनों को डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद कर रहे हैं b के पास, c के ऊपर चार्ज हमारा 2q, दोनों को डिवाइड करा -8 -4 हो गया। जब फिर कह रहा then a and b are brought in contact and then separated। दोनों को आपने a और b को और लेकर आए, तुम्हारे पास चार्ज हमारा आ चुका था -2 चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दो बार आ चुका है, एक तो हमारे पास 2011 के अंदर आया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है जस्ट लास्ट ईयर 2024 में। ठीक है ना, ये हमारे पास 2011 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये कह रहा है प्लॉट करना है बेटा ग्राफ आपको f और 1/r² के अंदर। पहली चीज आपको ये दी f और 1/r² के बीच में। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन था 15, ये वाला हमारा क्वेश्चन है 16। बच्चों देखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है f which is k q1 q2 by r²। जब आपका ग्राफ की f is equal to k q1 q2 और 1/r² के बीच में आप ग्राफ बनाते हो, तो होगा क्या, ये हमारा हो गया है स्लोप। ये हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है, एक x की तरीके से। आपको याद होगा y = mx करके हमारे पास एक लाइन होती है। ये लाइन का मतलब होता है कि लाइन आपकी 0,0 से लाइन पास हो। ठीक है, ये हमारे पास चीज समझ में आती है। अब चीज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होती थी y और x के बीच में, लेकिन यहाँ पर y हमारा क्या है f और x हमारा हो चुका है 1/r²। तो m कितना होगा, k q1 q2 r, k q1 into q2। तो स्लोप जो हमारे पास आ गया है वो हमारे पास आ गया है k q1 q2। इस तरीके से हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो पहला ये कहना है कि आपको जो बनाना है प्लॉट ग्राफ ऑफ शोइंग f और 1/r² वो हमने समझ लिया। हमको y = mx की तरह लग रहा है। यदि ग्राफ होता f और r का,
तो ग्राफ आपका हाइपरबोलिक इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। दो चार्ज दे रखे हैं, एक प्लस माइक्रोकूलम और दूसरा दे रखा है प्लस 2 माइक्रोकूलम। कह रहा है इन दोनों के बीच में आप फोर्स बताइए कैसे देंगे। देखिए फोर्स डिपेंड करेगी बेटा के Q1 हमारा 1 माइक्रोकूलम, Q2 वो भी प्लस, तो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, पहले वाले केस में हमारा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे वाले केस में आपके पास क्या आ रहा है, ये K1 और ये K2, तो यहाँ पर केस नंबर 2 दूसरे वाले के लिए आएगा स्लोप वो हमारा आएगा K 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पे हमारा जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। पहली चीज हमारे पास ये देखने वाली है, ठीक है ना, ये स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आर हमारा क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो आपको जो ग्राफ बनाना पड़ेगा ये हमारा रहेगा f, ये हमारा रहेगा आर स्क्वायर, पॉजिटिव वाले के लिए हम चीज करेंगे ये, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर हो रही होगी रिपल्शन, और जब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो होगी अट्रैक्शन, तो ये हमारे पास होगी अट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है θ1 और ये वाला स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है θ2, ठीक है ना। आपके पास जिनमें से मैथमेटिक्स नहीं है उन बच्चों को मैं एक चीज बता दूं पीसीबी वाले बच्चों के लिए कि ऊपर वाला एंगल प्लस 45 लेते हैं, नीचे वाला एंगल -45 भी लेते हैं, तो नीचे वाला स्लोप जो हमारा आता है वो नेगेटिव आता है, ऊपर वाला स्लोप हमारा पॉजिटिव आता है। इसीलिए 1/r² ही चाहिए, तो ऐसे ही ग्राफ हमने नीचे बना दिया है। ये वाला ये ग्राफ शो कर रहा है किसके लिए, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के लिए, और इसका हमारा जो है वो हमारा है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज हमारे पास आया हुआ है 2024 के अंदर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब बच्चा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। ये कूलम्ब्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे पास है मैथमेटिक्स का। आप ये देखो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, Q1 Q2 ग्राफ हमारे देखा है +30 डिग्री और नीचे का देखा है 60 डिग्री। अब बात हमारे पास ये आती है, मैंने आपको बोला f हमारे पास जो है ना K Q1 Q2 y1/r², ये हमारा स्लोप है, ठीक है ना। पहले वाले के लिए बात करूं फॉर लाइन फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2, फॉर चार्जेस Q1 एंड Q1 और Q2 के लिए बच्चों बात करोगे तो क्या रहेगा पता है, स्लोप 1 पुट करते हैं, स्लोप 1 हमारे पास रहेगा K Q1 Q2 इज इक्वल टू, स्लोप एक फॉर्मूला होता है विच इज tan 30 डिग्री, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन हमारे दूसरी वाली के लिए आप बात करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फॉर चार्जेस Q2 एंड Q3, Q2 और Q3 के लिए दैट इज स्लोप 2 कितना K Q2 और Q3, और स्लोप हमारा tan आ रहा है हमारा 60 डिग्री। ये चीज हमारे पास है। हमको चाहिए क्या, Q1/Q3 चाहिए, Q1/Q3, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप तभी समझ सकते हो जब आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा होगा। ये आपने ये वाला क्वेश्चन देखा है, यदि आपको ये वाला क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया था और आपने इस वीडियो के थ्रू इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में आकर देखना पड़ेगा। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो आप इस वीडियो में आके देखिए पहले, और आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको कंटेंट पूरा समझ में आएगा। 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 tan 30 और K Q2 Q3 is equal to tan 60। नीचे वाला हमें नेगेटिव आना चाहिए ना, हम क्या करते हैं मॉडुलस लेते हैं, तो भाई K से K कट जाएगा, Q3 से Q2 से Q2 कट जाएगा, ये हमारा आ गया Q1/Q3 का मॉडुलस टाइप में मान लीजिए, हमें क्या था मॉडुलस की लॉ है यहाँ पे, तो tan 30 की वैल्यू कुछ और होती है 1/√3, उसकी वैल्यू होती है 3, जब करोगे तो 1/3 वैल्यू हमारे पास आएगी। तो दिस विल बी द आंसर 1/3 आपके पास आ गया है। यदि आप Q3/Q1 कर रहे हो, देखिए 1/3 की वैल्यू यही होती है, इसकी वैल्यू यही रहती है हमारे पास,
उल्टा कर लो कि Q3/Q1 निकालना होगा तो हमारी वैल्यू 3 भी आ सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका था बहुत ही बेहतरीन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिजिक्स का बोलूंगा ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमारा था प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है ना, ये है हमारा इक्विलिब्रियम बेस्ड पर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यदि आपके पास कोई भी चीज कही जाती है, सपोज ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी फोर्स इसकी इस तरफ लग रही होगी उतनी फोर्स इधर लगनी चाहिए, जितनी फोर्स इस तरफ लग रही होगी उतनी फोर्स नीचे लगनी चाहिए। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हॉरिजॉन्टल आपके पास सेटअप है तो सिर्फ Fx 0 होना चाहिए, जितनी फोर्स राइट साइड उतनी फोर्स लेफ्ट साइड होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e और दूसरा है प्लस e, मतलब दोनों के दोनों हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो एक हमारे पास प्लस 9e है और एक हमारे पास है प्लस e करके चार्ज। ये कह रहा है आर केप्ट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर, ये हमारे पास दोनों के दोनों a डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है वेयर शुड बी प्लेस्ड द थर्ड चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों a है, ये कह रहा है कि तीसरा चार्ज कहां रखा हो। सपोज मान लेते हैं हम तीसरा चार्ज यहां पर रख दिया इन्होंने। ये कह रहा है सो दैट द थर्ड चार्ज Q ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ये वाला चार्ज आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। इस चार्ज को हम नाम दे देते हैं A, इसे दे देते हैं B, इसे नाम दे देते हैं C करके, ठीक है, या नाम O करके भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है। यदि इस वाले डिस्टेंस को आप x मानते हो, ये वाला डिस्टेंस आपका A माइनस x हो जाएगा। तो यदि मैं आपसे बोलूं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब जितनी फोर्स ये इसे लगा रहा है उतनी फोर्स ये भी इसको लगाए। अब ये वाले का नेचर क्या हो सकता है, ये दोनों नेचर का हो सकता है। यदि ये नेगेटिव रहेगा तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा उस तरफ। तो नेगेटिव होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये भी पॉजिटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ रिपेल करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो फोर्स ऑन C या O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A का जो मैग्नीट्यूड है जो कि कहां लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा इस तरफ। फोर्स ऑन O ड्यू टू A दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन O ड्यू टू B, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फोर्स निकालते हैं बच्चों K, इसका चार्ज कितना है प्लस 9e और इसका चार्ज हमारे पास है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास x² दे रखा है, यहाँ वाले में K प्लस E करके मिलेगा और Q मिलेगा अपॉन A माइनस x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। बच्चों काटने के लिए K से K कट जाना चाहिए, यहाँ से E से E कट जाना चाहिए और Q से Q कट जाना चाहिए। ये 9/x² आपके पास आ जाएगा 1/a माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास चीज आ जाएगी बच्चों। दोनों साइड अंडर रूट कर लें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3/x इज इक्वल्स टू 1/a माइनस x करके। वैसे हम एक काम करते हैं, जब कभी अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस से वैल्यू आती है, तो एक बार आप प्लस भी ले सकते हो और एक बार माइनस भी ले सकते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस x इज इक्वल टू x ले सकते हो, 3a माइनस 3x इज इक्वल टू x हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 4x हो जाना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की 3a/4। बट जो ये 3a/4 है कहां से डिस्टेंस है, आप इसे लिखोगे प्रॉपर तरीके से 3a/4 फ्रॉम द चार्ज, कौन सा चार्ज है बच्चों वाला, प्लस 9e, 9e से हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3/4a। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, सारे। ये वाला क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में हमारे पास आया हुआ था CBSE के अंदर लास्ट ईयर। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास JEE मेंस के अंदर आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपको नीट के अंदर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में हर जगह ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, एक लाइन ऐड कर दी है कि ऑल द 3 चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क रहेगा, यहाँ पर प्लस 9e और e था, यहाँ पे हमारा प्लस Q है, ये प्लस Q हमारे पास दे रखा है, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, ये हमसे कहा गया है इसमें। ठीक है, इसने कहा यहाँ पर एक चार्ज रख दो जिसको हम नाम दे रहे हैं Q। क्या क्या चीज बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका साइन बताना है, इसकी पोजीशन बतानी है, जिससे कि ये तीनों चार्जेस क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। पहली चीज तो हम काम करते हैं कि दैट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। एक काम करते हैं, इसको हम रखते हैं x, ये हमारा हो जाएगा r माइनस
r माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये चीज हमारे पास आ गई। आप नाम रख देते हैं, इसे a रख देते हैं, इसे o रख देते हैं, इसे b रख देते हैं। पहली चीज तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन से को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो आप इक्विलिब्रियम में ला रहे हो इस q को, तो k इसका कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ये इससे कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस करके निकालोगे r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, r इज इक्वल टू 2x, आपके पास x की वैल्यू आ गई है r/2। पहली चीज तो ये वाला जो चार्ज है वो हमारा बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस r था, ये बीच में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन साइन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसने कहा है कि तीनों चार्जेस रहने चाहिए हमारे इक्विलिब्रियम में। इस बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। तो ये वाला तो इक्विलिब्रियम में है, मैं बात करूं इसकी और इसकी। सपोज मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूं पॉजिटिव, बात समझ में, इसको माना है मैंने पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स निकालता हूं, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपेल, ये पॉजिटिव उसे क्या करेगा, रिपेल। तो जैसे ही आप बीच में चार्ज रखोगे तो ये वाला चार्ज तो भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो हुआ ही नहीं। अब ये दोनों पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, ये फोर्स आएगा इस तरफ और वो भी पॉजिटिव फोर्स आएगा इस तरफ, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी भाग जाएगा। तो नेट फोर्स उस पर भी आ गई, वो चार्ज भी भाग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये हो ही नहीं सकता, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये वाला उसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होना चाहिए, फॉर क्या चाह रहा है ये, ऑल थ्री चार्जेस इक्वली, फॉर थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यदि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ का मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अब बताना फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू ए कितना लग रहा होगा, तो के इसका चार्ज कैपिटल क्यू, उसका चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन बीच में आर स्क्वायर। बी पर फोर्स ड्यू टू ओ, तो के उसका चार्ज कैपिटल क्यू, इसका चार्ज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा r/2, ये r/2 है और ये भी r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कट गया बच्चों, क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया है, यहां पर हमारा आ गया है क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4, आर स्क्वायर से आर कट गया, क्यू की वैल्यू हमारी आ गई है क्यू बाय 4। तो ये वाला हमारा आंसर क्यू बाय 4 होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो माइनस का होना चाहिए। इसलिए जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आंसर आएगा आपका Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4। ये वाली चीज हमारे पास आएगी, तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। 1 मार्कर में आपको एमसीक्यू में भी सीबीएसई दे देता है, हालांकि वहां पे भी आपको चीज याद ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप इतना क्वेश्चन करने में सॉल्व कर दोगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको। देखो हुआ क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक टेबल का सरफेस हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे पास एक पार्टिकल है, दोनों का जो मास दे रखा है वो 5 ग्राम दे रखा है, ये 5 ग्राम हो गया, और चार्ज दे रखा है 10 टू द पावर -7 कूलामी लिख सकते हैं, जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चीज आ गई है यहाँ तक। और बताइए बच्चों, बस म्यू निकालना है। हुआ क्या होगा, जब दोनों सेम साइन के हैं तो इस वाले ने, ए वाले ने बी वाले को किया होगा रिपेल इस तरफ। जब भाई ये वाला चार्ज बी वाले को रिपेल कर रहा है तो ये वाला चार्ज तो मूव करने लग जाएगा। तो होगा क्या, जो ड्यू टू फ्रिक्शन, नीचे जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से ये वाला पार्टिकल दूर नहीं भागेगा। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। समझे भाई बेटा, बताइए फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू mg। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या आ रहा है बेटा। K की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर -7 और Q2 भी 10 टू द पावर -7,
और r की जो वैल्यू आ रही है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो r हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख लेते हैं, विच इज 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। म्यू हमें पता नहीं है, मास हमारा ग्राम में है तो 5/1000 कर देंगे और g की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं। यदि आप 10 लेना चाहते हो तो 10 ले लीजिए। वैसे इन्होंने कुछ कहा नहीं है तो हमें यहाँ पर 9.8 ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 के लिए हमेशा क्वेश्चन बोलता है। 9.8 ही हमारे पास हमारी वैल्यू रहती है, लेकिन 10 ले लोगे तो हमारे पास वैल्यू इजीली कट जाएगी, ये थोड़ा सा फायदा आपका हो जाएगा। चलिए 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻14 -7 -1 है बच्चों, -1 का स्क्वायर -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। यहां आप करोगे तो नीचे आएगा 5, ऊपर 1000 चला जाएगा और नीचे हमारे पास एक काम करता है 10 ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि बार बार हमें छोटी सी कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी। अब इसे आप काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमारा 10 आया था, ये हमने म्यू को जो 9.8 की जगह 10 ले लिया था, और ये हमारा 10⁻2 और ये 10⁻3, तो 3 और 2 5, ये हमारा आ गया 10⁻14 और वो हमारा है 10⁻−14 और अपॉन में हमारा बच गया है 10 विच इज इक्वल्स टू म्यू। ये दोनों कट गए, ये हमारा आ रहा है 1.8, 0.18 आ गया हमारा म्यू की वैल्यू। बच्चों म्यू हमारा कांस्टेंट होता है इसलिए हमारा 0.18 रहेगा, कोई डायमेंशन नहीं रहेगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, ये कह रहा है Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स, जिससे कि हमारे दोनों की वैल्यू जब हम दोनों पर Q डिवाइड करें तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स हमारे रहे वो मैक्सिमम फोर्स रहनी चाहिए। बच्चों यदि आपने इससे पहले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया है अपने मैथमेटिक्स के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं कि जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो जब कभी भी आप किसी मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो या मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो तो उन दोनों केस में इन दोनों का स्लोप क्या आता है, 0 आता है। और स्लोप 0 आने का मतलब क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये कह रहा है कि आप फोर्स को मैक्सिमाइज कर दो। तो एक चीज याद रखना, आप कभी भी किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो आप एक काम कर सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या जाना चाहिए, हमारा 0 आ जाना चाहिए। 0 पे जो कंडीशन आएगी दैट विल मैक्सिमम और मिनिमम। आइए काम करते हैं। हमारे पास एक Q चार्ज था एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और Q चार्ज को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो एक पे हमने डिवाइड कर दिया, सपोज हम मान लेते हैं स्मॉल q, और एक पे मान लेते हैं कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास 20 रुपए थे तो एक ने 2 रुपए ले लिए, दूसरे को हमने कितने दिए 18। कैसे आया वो, 20 - 2 करके। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 20th था, ये वाला हमारा क्वेश्चन 21 हो गया। बात समझ में आई बच्चों। अब इन दोनों के बीच में हमको निकालनी है फोर्स। तो यहाँ पर आपके पास F इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q माइनस Q बाय R स्क्वायर। देखिए इसमें कांस्टेंट चीज क्या क्या है बच्चों, कैपिटल Q कांस्टेंट है क्योंकि उसने दे रखा था। जब हम इन दोनों को बीच में रख देंगे R हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, K कांस्टेंट है, सिर्फ स्मॉल q हमारा वेरिएबल है। इसे हम लिख सकते हैं K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर। बच्चों वेरिएबल हमारे पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर, स्मॉल q, क्योंकि वो आपकी मर्जी है कितना डिवाइड करोगे आप। तो F dF बाय हम निकालेंगे dQ। K हमारा ऐसे ही रहेगा बच्चों, R स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, K Q के डिफरेंशिएशन में कैपिटल Q रहेगा और यहाँ पे Q स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 2Q। मैंने बोला फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको स्लोप 0 पुट करना पड़ेगा, इस पूरे की वैल्यू को हम क्या पुट कर देते हैं 0। तो ये R स्क्वायर डिवाइड में उधर चला जाएगा, K नीचे आ जाएगा, Q माइनस 2Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2Q और स्मॉल q की वैल्यू हमारा जाएगी कैपिटल Q बाय 2। तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि यदि आप मैक्सिमम फोर्स चाहते हो तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो, Q बाय 2 Q बाय 2। मैं आपको इस तरह का एग्जांपल और दे सकता हूं, जैसे आपके पास 20 रुपए थे, इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है जिससे कि उनका मल्टीपल मैक्सिमाइज आए। तो बच्चों एक तो काम कर सकते हो, एक 19 और एक 1 कर सकते हो, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आ जाएगा। आप 18 और 2 कर सकते थे लेकिन इनका मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। आप 15 17 और 3 कर सकते थे जिसका आंसर 51 आ जाएगा। करते करते आप जाओगे तो 11 और 9 करोगे तब इसका आंसर 99 आएगा,
और जब 10 इंटू 10 करोगे तो आपका आंसर 100 आएगा। तो शॉर्ट में आपको मैं एक बात बता दूं, जब कभी भी आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने का उनका मल्टीपल मैक्सिमम चाहिए आपको, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन है पॉसिबल है, जब आप उन दोनों को इक्वली डिवाइड करते हो। तो आप इस चीज को याद भी रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास काफी बार आया हुआ है, मेंस के अंदर तो इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वो कहता है कि एक बॉडी है, इसके ऊपर हमारे पास 10 कूलम ऑफ चार्ज है और आप उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो जिससे कि दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो 10 है तो 5 हो जाएगा, 20 होगा तो 10 हो जाएगा, और आपका 16 है तो 8 और 8 हो जाएगा। तो मतलब आप सिंपली दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देते हो तो फोर्स आपकी मैक्सिमम आ जाती है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है कूलम्स लॉ के ऊपर वेक्टर फॉर्म में, और ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है सीबीएसई 2023 के अंदर। ये क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, एक Q और एक 2Q, दोनों की उन्होंने पोजीशन दे रखी है और इन्होंने कहा है कि आप मुझे फोर्स बताइए वेक्टर फॉर्म के अंदर, है ना। ये इन्होंने क्या रखा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास भाई ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और दूसरी हमारी ये वाली हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। इनकी पोजीशन हमारे पास होती है, ये वाली पोजीशन हमारी हो जाएगी 0,0 वाली। 0,0 पर बेटा कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं, और चार्ज रखा हुआ है हमारे पास क्यू। यहां से क्या हो रहा है, एक दूसरी पोजीशन है जिसको हमने नाम दे रखा है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है a, जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है 2Q चार्ज रखा हुआ है, a, इसके पॉइंट्स हैं और हमें बताना है ये पॉइंट B है, फोर्स ऑन B बाय A। आप इसे लिखते हो फोर्स ऑन चार्ज एट B ड्यू टू चार्ज एट A। लिखते कैसे हैं इसको, फोर्स ऑन B ड्यू टू चार्ज एट A। अब वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म के लिए आपके पास पहले तो हमारा होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में लिखोगे K, एक हमारे पास चार्ज Q है, दूसरा हमारे पास चार्ज 2Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। A से लेके B तक का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्शन की बात करें तो बेटा डायरेक्शन ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो इस तरफ डायरेक्शन जो होगी वो आएगी A से लेके B तक, और इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है बेटा, आपको डायरेक्शन शो करता है कहां से कहां तक आप जा रहे हो। तो कह रहा है A से लेके B के अलोंग डायरेक्शन आपकी होगी। ये वाली बात समझ में आ गई। तो दो चीजें हमारे पास बार बार आ रही है। पहली चीज तो A to B का डिस्टेंस कितना है, तो बेटा A से B तक का वेक्टर निकाला जाएगा तो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, आप इसे वैसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ऐसा हुआ करता था, B में से A को माइनस कर दो, तो B वाला हमारा कितना है, A आई कैप, और दूसरा भी A आई कैप है, माइनस 0 आई कैप माइनस 0 आई कैप, 0,0 है, तो ये हमारा आ जाएगा A आई कैप प्लस A आई कैप। ये बच्चों हमारा हो गया है AB वेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो हमारे पास आएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 इंटू A। तो AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो उसकी लेंथ है, वो हमारी कितनी आ रही है बच्चों, रूट 2A। आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या आएगा, K 2 बाहर ले लो, Q इंटू Q स्क्वायर ले लो, AB का स्क्वायर, AB है कितना बेटा, रूट 2A है, इसका स्क्वायर कर दो, रूट 2A का स्क्वायर। बच्चों यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर A कैप क्या होता था, A वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों AB वेक्टर का चाहिए ना, मैं तो क्या लिखोगे, AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2KQ स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2A स्क्वायर डॉट व्हाट इज AB वेक्टर, ये हमारे पास दे रखा है A आई कैप प्लस A आई कैप अपॉन ये वाला कितना है बेटा हमारे पास, रूट 2A। अब बताना मुझे क्या क्या आ रहा है, पहले तो 2 से 2 कट गया, यहां से A कॉमन आएगा क्या, लिखते हैं इसे, क्या बचा है बच्चों, KQ स्क्वायर अपॉन रूट 2, ये वाला इधर ले आते हैं, और A स्क्वायर
बच्चों इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, आई प्लस जे। बच्चों यहाँ पे जे रहेगा, आई प्लस जे, वही लिखा होगा हमने, आई प्लस जे, आई प्लस जे रहेगा। और आपके पास ए बच गया, और अपॉन में कितना था, ए यहां भी था, तो ए से ए कट गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 ए स्क्वायर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये चीज आप फाउंड कर सकते हो। बच्चों वेक्टर का ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कुलाम्स लॉ का यूज करके दो पॉइंट्स के, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालनी है। सेम क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एसएल अरोरा में दिया हुआ है। ये कह रहा है Q1 एक चार्ज रखा हुआ है भाई यहाँ पर, और Q2 चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दोनों की पोजीशन के लिए ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला वेक्टर इधर रहा और ये वाला वेक्टर इधर रहा, ठीक है। वन वाले की भी बात कर रहे हैं, ये वाला वन वाला है ना हमारे पास, और पोजीशन उसकी कितनी है 1 3 2 1 3 2, तो हम R1 वेक्टर मान लेते हैं यहाँ से। R1 वेक्टर हमारा जो आ जाएगा विच इज I1 प्लस 3 जे कैप आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप करके हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम R2 वेक्टर निकाल सकते हैं, वो हमारा कितना आ जाएगा 3 आई कैप 5 जे कैप और के कैप। दो हमारे पास चीजें आ गई हैं, आई और R1 और R2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिखा जाता है इस तरीके से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहली चीज देखिए दोनों पॉजिटिव है, इस पर फोर्स निकालनी है जो ये लगा रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ ऐसे, ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है ना। इस पार्ट को यदि मैं ए दे दूं, इसको पार्ट को मैं बी लिख दूं, तो हमारा काम हो गया। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो मेरे को डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी भाई ये वाली ना, क्या लिखूंगा मैं, के दोनों का चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर, और डॉट ए से लेके बी तक जा रही हो ना, तो ए टू बी का कैप अपॉन ए बी का मॉडुलस। बात समझ में आ गई। तो पहली चीज तो ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए बी निकालने का मतलब ये देखो, आपको ट्रायंगल लो पता होगा, जो दो सेम डायरेक्शन में हुआ करते थे वो प्लस करते थे, इक्वल्स टू में अपोजिट वाला आता था। तो यदि आपको ए बी निकालना है तो ए बी हमारा आएगा दिस माइनस दिस, तो ये वाला वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी मतलब ओ से लेके बी तक का, ये दिस माइनस दिस, यही तो कर रहे हैं हम। R1 इसे हम क्या बोल रहे हैं, ए बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम, ओ बी का मतलब है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो बच्चों R1 बताइए कितना है, ये दे रखा है, R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं हम, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 5 माइनस 2 जे कैप, 2 माइनस 1 ये प्लस आ जाएगा, प्लस के कैप आ गया, दैट इज ए बी वेक्टर। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 है बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 9 3 आ गया है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 3। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, F12 के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 5 जा 15, 10 टू द पावर -12। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 का स्क्वायर इंटू ए बी वेक्टर बताइए जल्दी फटाफट, ए बी वेक्टर हमारा कितना है, ये रहा -2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप आ गया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड फिर से यहाँ पे 3 आ गया। बच्चों ये 3 का स्क्वायर 9 से काट दो, ये 3 यहाँ से कटेगा तो ये 15 आ गया, 3 का 5 आ गया, पावर कटेगी तो कितनी आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और
मल्टीप्लाई में -2i कैप -2j कैप और +k कैप, ये हमारे पास आ गया है F12। बच्चों F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 होता है, तो इसका यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा F21 आ जाएगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। F12 आ रहा है 5 × 10⁻³ -2i कैप -2j कैप +k कैप। यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सारे प्लस में हो जाएंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा और आपका आंसर सेम हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला ना, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। पहले चीज, इस जैसे 3-4 क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखे हैं और वो सारे क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड हैं। पहले हम बात करते हैं, थोड़ी 1-2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो हम इसमें यूज कर पाएंगे। सबसे पहली चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहली चीज, ईच मीडियन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द वर्टेक्स। मीडियन, देखो यदि इसे हम आगे बढ़ा दें ये, तो ये मीडियन का काम कर रहा है। ऐसा कैसे सर? बेटा जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का मतलब होता है तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। यदि मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, तो ये आगे करके मीडियन, ये मीडियन और इसको आगे मीडियन, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये टोटल एंगल कितना होता है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसे मैं आगे बढ़ा दूं तो मीडियन आ जाएगी। ये एंगल 90 रहेगा, ये 30, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये और ये बराबर। आपको कैसे पता? सेकंड प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स, मतलब OA, OB और OC तीनों बराबर रहेंगे। तो ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, मीडियन दो में से डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये भी 60 हो गए, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारा 120। ये चीज हमें पता लग गई है। चलिए, हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q which is placed at the centroid। यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है और यहाँ पे हमारे 3 चार्ज हैं Q, Q और Q। ये चीज हमारे पास है भाई, सारे चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो ये वाला इसे पुश करेगा नीचे की तरफ। देखिए डायरेक्शन देखते हैं, O को पुश करेगा नीचे की तरफ ऐसे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ये वाला इसको पुश करेगा इस तरफ, तो ये इधर आ गया, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और ये वाला इसे पुश करेगा इस तरफ, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है ना, और इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो ये वाला इसे पुश कर रहा है इधर, तो ये चीज ऐसे आ गई, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। देखिए फोर्स ऑन OA का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन OB का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन OC का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, व्हिच इज F। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि F हमारे पास आएगा K, इन दोनों का चार्ज वो सबके के लिए सेम होगा, KQ। इन दोनों का निकालोगे तो Q into Q, इसका निकालोगे तो Q into Q, इसका Q into Q अपॉन। अब देखो आपको पता रखा है, यहाँ से आपका डिस्टेंस OB, यहाँ का OC, यहाँ से OA, तीनों क्या है हमारे पास बराबर है, तो क्या लिख दोगे? OA का स्क्वायर। मुझे ये चीज निकालनी है भाई, OB या OA। देखिए पूरी लेंथ कितनी है? L, मीडियन कितने में डिवाइड करती है? L/2 में। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, देखो ऐसा, ये रहा ट्रायंगल, ये L/2, ये एंगल इज 30 डिग्री, ये B, ये O, इसे D मान लेते हैं, D। ये चीज निकालनी है, कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? ये हम निकाल सकते हैं, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? cos थीटा, cos 30, बेस L/2, हाइपोटेनियस OB, व्हाट इज दैट? ये हमारा आएगा √3/2। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, OB हमारा आ जाएगा L/√3। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, हमारा कितना आ जाएगा? F हमारी कितनी आ जाएगी? KQ L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 3KQQ L स्क्वायर। मतलब कि ये फोर्स और ये फोर्स हमारी क्या आ रही है भाई? बराबर आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी हमारा होगा 120। कैसे बच्चों? ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स इधर जा रही है। यदि मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये वाला एंगल किसके बराबर? ये 60 इधर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये 60 डिग्री आ गया, और टोटल कितना होता है हमारा? 1 डिग्री।
ओके 60 डिग्री आएगा हमारा, ठीक है ना। मतलब आप इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर सकते हो। ये 60 और ये 60, 120 आएगा। टोटल हमारा एंगल 120 आ रहा है। अब 120 आ रहा है तो हमें इन दोनों क्या करना पड़ेगा भाई, नेट निकालना पड़ेगा। नेट कैसे निकालें, मैं आपको अगला क्वेश्चन में आपको बताता हूं। हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था लास्ट ईयर, जिसमें दो वेक्टर हुआ करते थे, दोनों के बीच का एंगल होता था थीटा। उन दोनों का रिजल्टेंट आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। और हमारे पास रिजल्टेंट आता था इस तरीके से। तो हमने क्या करा, जब आपने इसे सॉल्व किया तो इसका जब नेट निकालोगे तो इन दोनों का नेट, रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOC कितना आएगा बच्चों रिजल्टेंट, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बराबर है तो f स्क्वायर प्लस 2 f इंटू f cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 काट दो, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर अंडर रूट f स्क्वायर f, R हमारा ये आ गया। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है, बीच में आ रहा है, और वो भी कितना आ रहा है, f आ रहा है। तो अब हुआ क्या, नेट चीज क्या निकली, ऊपर की तरफ एक रिजल्टेंट आ गया है f, एक नीचे की तरफ रिजल्टेंट आ गया है f। अब देखो जितना ऊपर की तरफ है सेंट्रॉइड पे, उतना ही नीचे की तरफ है, तो समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0। तो मतलब नेट फोर्स एट पॉइंट O मतलब सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स हमारी कितनी आ रही है बच्चों, 0 फोर्स आ रही है, किस पे, सेंट्रॉइड पे। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसे आप लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में हेल्प ली थी। ये आपको पता ही लग गया, रिजल्टेंट हमारे पास ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जो थीटा होता है वो a और b के बीच का एंगल होता था। जो यहाँ पर ये रिजल्टेंट है tan फाई, वो होता है जो इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है ना, वो रिजल्टेंट a के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा बोला करते थे। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो a के साथ वाला एंगल है, और यहाँ पे जो लिख रहे हो वो b है। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब अपोजिट वाला जो है, जो दूसरा वाला वेक्टर बचा है, उसका साइन कंपोनेंट अपॉन में जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो वो कंपोनेंट प्लस b साइन थीटा वाली चीज हमारे पास रहेगी, ठीक है। ये चीज हमें थोड़ा सा समझ के रखनी है और आगे काम भी आएगी हमारे। एक चीज और, थोड़ा सा कंक्लूजन और देख सकते हो क्या बच्चों, यदि कभी भी कोई भी दो फोर्सेस हमारे पास हैं और दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जैसे ये फोर्स F है तो दूसरी फोर्स भी हमारी क्या है, F, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है, तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में आएगा और हमेशा थीटा बाय 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखनी है, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। वहां पे आप नहीं भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन है दोनों फोर्सेस हमारी बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल हमसे कहा गया है, और इस ट्रायंगल के बारे में हमसे नाम दे रखे हैं A, B और C करके। A हमारे पास जो है वो +5 माइक्रोकूलम है, ये हमारा +10 माइक्रोकूलम है, +10 माइक्रोकूलम, और ये वाला हमारा -10 माइक्रोकूलम है। ये हमें दे रखा है। आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ऑफ ABCD, इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसकी सेंटर जो हमारे पास ये है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन A, मतलब इसके ऊपर आपको निकालना है, इसके ऊपर आपको निकालना है A चार्जेस A, B और C, ये आपको दे रखे हैं, और आपको फोर्स निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट A पॉइंट पर आपके पास जो है उसकी फोर्स निकालनी है, ठीक है। एक बार बच्चों में इसका डायग्राम देख लूं, हो सकता है इसका डायग्राम में थोड़ा सा फर्क हो। इसमें फोर्स निकालने के लिए कहा है इन्होंने A, B और C, ठीक है, यही डायग्राम है आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी और कैसे कैसे लग रही होगी। एक काम करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं पहले। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। कितनी फोर्स लगाएगा बेटा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में,
ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इसको हम बोलेंगे एफ ए बी, क्योंकि रिपेल कर रहा है। इस वाले में ये वाला इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किस तरफ, इस तरफ अपनी तरफ, इसे बोलेंगे एफ ए सी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल बच्चों ये इक्विलेटरल एंगल है, ये एंगल 60 आएगा, ये एंगल 60 आएगा और ये वाला एंगल 60 होगा, पूरा एंगल तो 180 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बच गया, 120 डिग्री बच गया। बात समझ में आई? चलिए अब हम निकालते हैं कौन सा, एफ ए बी और एफ ए सी। लेकिन आप इसमें नोटिस करोगे जो एफ ए बी निकालोगे आप, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन ए में के की वैल्यू पुट करोगे, ए पर हमारा 5 माइक्रोकूलम है, मतलब 5 × 10 to the power -6, यहाँ पे हमारा 10 × 10 to the power -6 है, और अपॉन में आपके पास जो दोनों का डिस्टेंस आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 × 10 to the power -2 का होल स्क्वायर आ गया, ये वाली चीज रह गई। के की वैल्यू पुट कर दोगे तो 9 × 10 to the power 9 आ जाएगा, 5 × 10 to the power 5 × बेटा ये 50 आ गया, और 10 to the power -12 आ गया। सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 10 to the power -4 आ गया। ये चीज हमारी बच्चों आ चुकी है, इसे काट दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × दिस करोगे तो 18 आ जाएगा, पावर हमारे पास -4 है, ऊपर जाएगी तो 10 to the power 13 बन जाएगी, और यहाँ पे 10 to the power -12 है। सॉल्व करोगे तो 18 × 10 बच चुका है, 180 न्यूटन की फोर्स आ रही है। अच्छा एफ ए बी तो हमारे पास आ गई है, सिमिलरली हम एफ ए सी निकालेंगे, तो बच्चों एफ ए सी भी हमारे पास सेम आएगी, क्योंकि उसमें 9 × 10 to the power 9 है, ए पर हमारा चार्ज कितना है 5 × 10 to the power -6, और उसमें हमारा चार्ज है 10 × 10 to the power -6, और डिस्टेंस हमारा 5 × 10 to the power -2 का स्क्वायर ही है। सॉल्व करोगे तो ये भी हमारे पास 180 न्यूटन आ गई। मतलब कि अब ये चीज आ गई है हमारे पास, मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल के इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरफ 180 और एक इस तरफ लग रही है 180। बच्चों दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल बन रहा है 120। तो दोनों फोर्सेस हमारी बराबर हैं, एंगल बन रहा है ये 120 एंगल बन जाए तो क्या होता है, एफ नेट निकालना है हमको इन दोनों के बीच का, तो √, ये भी एफ, इसे भी एफ मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, f² + f² + 2f² cos 120। जो लास्ट वाले में आंसर आया था वो इसमें भी रहेगा, यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो 2f² + 2f² × -1/2, बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो ये f² बच गया √ में, दैट इज इक्वल टू f। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा, पहली चीज तो देखो इक्वल फोर्स है, बिल्कुल एज इट इज बीच में आना चाहिए, कितना एंगल आना चाहिए बेटा, f आना चाहिए, दैट इज आल्सो 180। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा 180 आना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया आपसे बिल्कुल बीचों बीच 60 डिग्री पे आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, बताइए जरा, tan α = क्या था फॉर्मूला, देखो ये रहा, b sin थीटा, ठीक है। अब b sin थीटा के लिए b हमारा हो गया 180, sin थीटा की जगह sin हमारा आ जाएगा 120, क्योंकि ये चीज हुआ करती थी जो दोनों के बीच का एंगल होता था, तो ये हमारे पास आ गया है। फिर प्लस में यहाँ पे 180 + 180 cos 120, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 180, बच्चों ये बताइए 120 की sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन, इधर कितना आएगा बच्चों बताइए, 180 कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 + cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है बच्चों, 180 से 180 कट गया, √3/2, बेटा 1 - 1/2 1/2, 2 से 1 कट गया, √3 आ गया, tan α की वैल्यू आ गई बच्चों √3। बच्चों tan α की वैल्यू कितनी आ गई है, √3, और √3 वैल्यू कब होती है, जब अल्फा हमारा 60 डिग्री होता है। तो मतलब कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, पेपर में आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपको ये थोड़ा सा चीज समझ में आए, क्या चीज कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 4 हमारे पास कॉर्नर है स्क्वायर के,
आइए बना लेते हैं, हम शेप का यूज करते हैं और ये हमारे पास आ चुका है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये ना लगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास पॉइंट हो गया है ए, ये हमारे पास पॉइंट हो गया है बी, और ये सी और ये डी। बेटा इसमें बोल रखा है ए के ऊपर और बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे सी पे माइनस क्यू है और इस पे भी माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ रखी है, बहुत बढ़िया। सी और डी के ऊपर माइनस क्यू है और आपको फोर्स निकालनी है, कैपिटल क्यू चार्ज है एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, यहां पर रखा हुआ है। अब स्क्वायर की भी एक खासियत होती है, यदि मैं इसे O मान लूं तो O से लेके A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। OA, OB, OC और OD बराबर होगा, पर आएगा कितना वो देखना पड़ेगा हमको। साइड हमारी A दे रखी है, तो ये साइड हो गई भैया हमारी A। बच्चों ये A हो गया और ये A हो गया, ये हमारे पास A और ये A, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। कितनी आएगी बच्चों? पाइथागोरस यदि मैं लगा दूं इसमें, ये A परपेंडिकुलर है, ये √2A आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2A स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो √2A आ गया। बच्चों टोटल आ गया है √2A। मुझे बताइए OA कितना होगा? AC का हाफ, AC कितना है? यहां से लेकर तक कितना है बताइए? ये हमारा है √2A का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा? A/√2 आ गया। मतलब OA, OB, OC, OD किसके बराबर है? A/√2। यहाँ पे मेन पता है चीज क्या होगी? डायरेक्शन। कैसे? इस पॉइंट पे आपने रखा है कैपिटल Q, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या रहेगी, ध्यान से बच्चों। ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ठीक है बच्चा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन AO ड्यू टू C। ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। तो मतलब कि हुआ क्या? पहली चीज तो हमारे पास चारों फोर्सेस बराबर रहेंगी। क्यों? क्योंकि फोर्स निकालने के लिए के Q1 Q2 चाहिए होता है, तो हर केस में Q1 ये रहेगा, Q2 रहेगा, Q1 ये रहेगा, Q2 ये रहेगा, Q1 ये रहेगा, Q2 ये रहेगा, Q1 ये, Q2 ये, प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और OB, OC, OD, OA सब बराबर है। तो हमारे पास जो FOA का मैग्नीट्यूड, FOB का मैग्नीट्यूड, FOC का मैग्नीट्यूड और FOD का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, विच इज इक्वल टू F। और F जो हमारे पास आने वाली है वो आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन OA का स्क्वायर। और बच्चों ये होगा कितना OA? ये हमारा आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन OA कितना होगा बच्चों? ये होगा A/√2। तो A/√2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कर दो, K कैपिटल Q स्मॉल q A स्क्वायर √2 का स्क्वायर आते ऊपर 2 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गई है F सारी। अब मुझे एक चीज बताना, ये दोनों फोर्स क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। किस चीज से? भैया ये भी F है, ये भी F है, तो इधर आ गई है 2F, इधर ये भी F है, ये भी F है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है 2F। आपको पता है दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90। निकाल लेते हैं। ये F नेट कितना आएगा बच्चों? 2F का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर, 2F, 2F और cos 90। बच्चों cos 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरा 0 हो गया। कितना बचा ये? 2F स्क्वायर बच्चों बताइए, 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कितना आ गया है? 8F स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 2√2F। बच्चों वैल्यू कितनी है इसकी? 2√2F की वैल्यू है K 2K Q/A स्क्वायर। 2 जा 4√2K Q/A स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच। क्यों? फॉर्मूला आप लगा के देख लो। tan अल्फा जो हमारे पास आप निकालोगे वो आएगा 2 × F, क्या होता था ऊपर? साइन कंपोनेंट होता था ना,
तो साइन कितना आएगा, साइन 90 प्लस 2f प्लस 2f cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बच गया 2f sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन 2f, 2f से 2f काट दोगे तो 1 आ गया, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास कहानी आ गई है, मतलब बीच में एग्जैक्ट 45, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था बिल्कुल बीचों बीच जाएगा एंगल, कब, जब हमारे पास दोनों फोर्स बराबर होंगी तब। तो ये हमारे पास चीज आ गई है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन 24 था, फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 25 किया था हमने, और अब जो हमने किया है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन की, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रखा है, 3 पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू के, एक यहाँ पर रखा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स पे रखा हुआ है, जिसकी साइड हमारे पास दे रखी है एल, ठीक है, ये एल हो गया, यदि ये सेंट्रॉइड से पास होती लाइन है तो ये हमारा हो जाएगा L/2 करके, ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। यदि टोटल एंगल 60 होता है तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब हुआ क्या है, हम ये चाहते हैं कि तीनों चार्जेस जो हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में रहें। इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्यों नहीं, पहले वो देखते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, बेटा ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये बी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा इस तरफ, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब होगा ये, इन दोनों का नेट आ जाएगा, ये होंगी वैसे दोनों बराबर ही, पर आप एक चीज देखो, सोचने वाली बात ये है सर, ये चार्ज जैसे दोनों इसको रिपेल कर रहे होंगे, वैसे ही इसको ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, सिमिलरली इसको ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, तो होगा क्या, ये तीनों चार्ज अपनी अपनी पोजीशन से भाग जाएंगे। अब जैसे ही वो अपनी पोजीशन से भागे ये हो गया अनस्टेबल, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना इसके ऊपर रिपल्शन आ रहा है, यदि ये उसको अट्रैक्ट कर ले, तो पहली चीज तो ये वाला चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मेरी बात दोबारा समझो, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं इसको इधर, ये तो भाग जाएगा, उसे कोई अट्रैक्ट करने वाला तो होना चाहिए, तो ये होगा -q, तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पूछा हुआ इन्होंने कि इसका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों बताने हैं आपको, साइन तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहली चीज ये दोनों कर रहे हैं रिपेल, उसका नेट निकालते हैं। पहली चीज तो भाई बच्चों FCB का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू FCA का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल टू F। आप बोलो सर फिर से कैसे बराबर पुट कर दिया आपने, बच्चों F जो हमने लिया है दैट इज K, इसका इंटू इसका चार्ज, तो Q इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज L²। डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, उसे छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। इसका भी निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड K Q अपॉन L², ये आ गया। तो हमारे पास दोनों जो फोर्स आ रही है वो आ रही है K Q²/L²। ठीक है भाई बच्चों, ये वाला एंगल यदि टोटल 60 होता है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, 60 होगा। आइए पहले तो इन दोनों का नेट निकालते हैं, तो नेट ऑफ FCB एंड FCA का मैग्नीट्यूड का नेट। तो बच्चों रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे, F नेट जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा, √F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री। बच्चों F और F 2F² प्लस 2F² cos 60 की वैल्यू 1/2, कितनी आ गई 1/2, 2 से 2 कट गया, ये हमारा आ जाएगा 3F² और नेट निकालोगे तो हमारा आ जाएगा √3F विच इज इक्वल टू √3K Q²/L²। मतलब कि ये दोनों मिलके इसको इतनी नेट फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो F नेट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू O का मैग्नीट्यूड। ये दो, इसका और इसका जो डिस्टेंस है, मतलब वो जो अट्रैक्शन है इस तरफ जो इधर खींचेगा, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अदरवाइज ही भाग जाएगा। मतलब देखो दोनों बच्चे बाहर भागना चाह रहे हैं, मम्मी ने पीछे से पकड़ लिया, मम्मी की फोर्स, दोनों बच्चों की फोर्स बराबर होगी तो बच्चे वहीं खड़े रहेंगे। तो F नेट तो पता लग गया बेटा, √3K Q²
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच के फोर्स बताएं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्यू से क्यू कट गया, के से के कट गया, ओसी निकालना पड़ेगा आपको। ओसी हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में निकाला भी था, अब इसे पाइथागोरस लगा लीजिए बच्चों। ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस हमारा l/2 है, हाइपोटेनियस h हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा आ जाएगा l/√3। बच्चों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा √3 × k/l² इज इक्वल्स टू कैपिटल Q l/√3 का होल स्क्वायर। जब निकालोगे तो कितना आएगा √3 × q/l², q बेटा √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा अपॉन l²। इससे इसे काट दो। किसकी वैल्यू चाहिए आपको बच्चों? आपको वैल्यू चाहिए कैपिटल Q की, तो कैपिटल Q हमारा आ जाएगा √3/3 × q। ये काटोगे इससे तो q/√3 आ जाएगा, दैट मस्ट बी ऑफ नेगेटिव साइन। तो जो आंसर आपका आया है, जो आप बीच में रख रहे थे, दैट शुड बी ऑफ, जो कैपिटल Q आया है वो -q/√3 आना चाहिए। यदि ये आ गया तो हमारा ये चार्ज जो है वो हमारा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन लगभग सारे सेम होते हैं। तो अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, डायपोल्स की बात करेंगे, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन हुए हैं, 25 के अराउंड ही क्वेश्चन हमारे पास और हैं, जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन के अंदर आप ये देख पा रहे होगे, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हमने इसके ऊपर। और ये आप बोलोगे सर अगली वीडियो में सारे टॉपिक हैं और क्वेश्चन बहुत कम। भाई उसमें एक चीज ये है, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन करने के बाद सेम क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें टाइम हमें कम लगेगा, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटी कम मिलेगी। तो उसमें सिर्फ मुझे समझाना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और आपको यदि कंटेंट समझ में आया तो भाई शेयर जरूर करो। सीबीएसई के टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।